प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं टॉप 35 प्रश्न लेकर आज का दोस्तों कितने प्रश्न लेकर आज का टॉप 35 प्रश्न में लेकर आज का। अगर आप यहाँ पे 35 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों का अगर आपने आंसर सही दिया ना, तो ये मान के चलेगा आपका रीट पात्रता के एग्जाम में पहली बार में क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक कितनी तैयारी की है वो आपको इस क्लास को देखने के बाद पता लग जाएगा। यानी कि आज मैं ये टॉप 35 प्रश्न में आपको करवाऊंगा ना, तो आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है और यहाँ पे 25 प्रश्नों का आंसर अगर आप सही दे रहे हो ना, तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन है पहली बार में पक्का। यह एक प्रकार से आपका लाइव टेस्ट चल रहा भाई। क्या चला? यह एक प्रकार से आपका लाइव टेस्ट चलने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा। अगर आपने क्लास को बीच में स्किप कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एग्जाम का भी नजदीक है, आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा, ठीक है ना। तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछा कि जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी। तो जोधपुर की स्थापना की थी जोधा ने। किसने की थी? जोधा ने की। अब आपसे प्रश्न पूछा कि जो जोधा ने जब जोधपुर की स्थापना की है तो कब की। अब आपको ये बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1459 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बी बता रहे ना। बे बताने वाले विद्यार्थी का सही। दोस्तों कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन काउंट करने हुए चलना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप करना ही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, अजमेर नगर की स्थापना करने वाले चौहान शासक थे। बताएगा अजमेर नगर की स्थापना करने वाले चौहान शासक थे अर्णोराज, अजय राज, पृथ्वीराज या आपके अमर सिंह। क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, वादा करता हूं यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सारे के सारे प्रश्नों का आप अच्छी तरह से रट्टा मार लेंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल से बता रहे अजय राज बता रहे। क्या बता रहे? अजय राज। कमेंट करे हो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। एक बार क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, लाइक की संख्या का भी लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने कि 1191 ईस्वी में ट्रेन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया। बताएगा ट्रेन के प्रथम युद्ध, यानी कि ट्रेन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? बिसल देव को, हमीर देव को, जेतर सिंह को या पृथ्वीराज तृतीय को। चलिए चलिए आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। और जब ट्रेन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। लेकिन यहीं पे ट्रेन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ये अच्छे से याद कर लेना। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना, ये आपको हुबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया जाता है पृथ्वीराज चौहान, विक्रमादित्य, राणा सांगा या आपका रावचंद्र सेन। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि हिंदू पद की उपाधि से गुरुजी अपने किसे सुशोभित किया जाता है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें। वेरी गुड। राणा सांगा बता रहे। क्या बता रहे? राणा सांगा बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बता रहे ना। जिन सभी का सी, अगर आपने भी इसी कमेंट किया तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आज के क्लास में आपको मैं टॉप 35 प्रश्नों के बारे में बता चुका। कितने? टॉप 35 प्रश्न आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो आपको 35 में से 35 प्रश्न को अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप करना ही नहीं है। चलो अब बताओ आपके सामने प्रश्न आज का कि कान्हड़ देव प्रबंध किसकी रचना है। बताइएगा कान्हड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाथ, मुन्नाट नैणसी, हमीर या कुंभा की। काफी अच्छा प्रश्न है। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो। ठीक भाई, बिल्कुल सही। सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी पद्मनाथ को लॉक दो। किसे लॉक दो? पद्मनाथ को यहाँ पे लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे हो ना। ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। बताएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1305 में, 1303 में, 1309 में या 1319 में। क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएगा। क्वेश्चन को आपको काउंट करते हुए चलना है। मैं जिस क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं ना, यह प्रश्न आपका सीधा पेपर में छपने वाला भाई,
ठीक है ना, बिल्कुल शानदार। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है और अलाउद्दीन खिलजी यानी AK-47 ने हमारी चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था उस समय था 1303 में। कब किया था? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और अपने पुत्र खिजर खान को सौंप कर, कि अपने पुत्र खिजर खान को सौंप कर इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था, है ना, ठीक है ना। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, पद्मावत है किसकी रचना है? बताइएगा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुहनाट नैणसी, कानरदेव है या आपके वीरमदेव? रचना से आपके दो प्रश्न आएंगे दोस्तों एग्जाम में, रचना से आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रहे दोस्तों, मैं आपको रचना से क्वेश्चन हुआ, महोत्सव से क्वेश्चन हुआ, इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको करवाता रहता हूँ। तो अब इस प्रश्न को आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपके सीधा आने वाला है। बताओ कि पद्मावत आपकी किसकी रचना है? तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख रहा हूं कि गुरुजी मलिक मोहम्मद जायसी को लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर हम तो ए को लॉक कर देंगे। वेरी गुड, सभी विद्यार्थी कमेंट करें, थोड़ा फास्ट कमेंट करो। क्लास का टाइम नोट करो, शाम के मैं रेगुलर आपके लिए क्लास लगा रहा हूं। कब लगा रहा हूं? शाम को 7:30 में। कब लगा रहा हूं? 7:30 में। यहीं पर सुबह का टाइम भी याद होना चाहिए। सुबह को हमारी क्लास कब आ रही है? तो सुबह को 7 बजे क्लास आ रही है और शाम को कब आ रही है? 7:30 में आ रही है। यानी 2 क्लास आपकी नियमित आ रही है, नियमित आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? बताएगा किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? मंदौर है, मारवाड़ है, मेवाड़ है या आपका नागौर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे। हाँ, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। याद रहे क्लास आपको पूरी देखनी है। आज की क्लास में मैं आपको टॉप कितने करवा रहा हूँ? आज की क्लास में टॉप है 35 प्रश्न है दोस्तों। कितने हैं? 35 प्रश्न है। अगर 35 में से आप 25 का भी आंसर सही दे रहे हो ना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बता रहे। नागौर सभी बता रहे कि गुरुजी हम तो नागौर को लॉक करेंगे। नागौर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करिए जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन आपके सामने, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? ट्रेन का प्रथम युद्ध है, ट्रेन का द्वितीय युद्ध है, ट्रेन का तृतीय युद्ध है या पानीपत का प्रथम युद्ध? बताइएगा किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था भाई? काफी अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड, यहाँ पे सभी कमेंट करिए कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लगा दो। ट्रेन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था? चौहानों का पतन हो गया था। और ट्रेन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था? 1192 में आपका ट्रेन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक हैं। बताएगा रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था कलहण है, वीर नारायण है, वाघभट्ट है या आपके गोविंदराज? काफी अच्छा प्रश्न है। एक बार आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे गोविंदराज। क्या बता रहे? गोविंदराज बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे ना। जिन विद्यार्थी का सभी का सही, क्लास में आपको एंड तक बना रहना भाई। ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है किस रानी को रूठे रानी के नाम से जाना जाता? किस रानी को रूठे रानी के नाम से जाना जाता है? उमा दे, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई को? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। हाँ, और याद रहे क्लास को आप सभी विद्यार्थी शेयर करेगा। आज आप सभी को मैं शेयर करने के लिए बोला हूँ, बस आज इस क्लास को आपको शेयर कर देना है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, कमेंट आ रहे सभी के। उमा दे को लॉक कर दो। उमा दे को रूठे रानी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप भी ये बता रहे हो ना तो बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने मोस्ट लगा दिया। बताओ कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? काफी अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड, सभी कमेंट करिए। बरखान को लॉक दो गुरुजी। किसे लॉक दो? बरखान। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे, उन सभी का सही है। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? बाड़मेर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है या फिर जैसलमेर? कि राजस्थान की गुरुजी 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर सीमा लगती है हमारे राजस्थान की। 1070 किलोमीटर, जिसमें से आपको पूछा है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला ऐसा है जो साझा नहीं करता, तो आपका हनुमानगढ़ जो जिला है ना, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इस हनुमानगढ़ को आपका धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता। यहीं पर आपसे अन्न के कटोरे की बात की जाए, अन्न का कटोरा आपके सर गंगानगर को कहा जाता है।
अगला ऑप्शन है कि मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद है, उदयपुर है, सिरोही में या आपके अजमेर में। आप जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ ना ये आपके कहाँ पर है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ कि गुरुजी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हमारे अजमेर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? अजमेर। जो विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर कमेंट करे ना बिल्कुल सही। याद रहे जिन विद्यार्थी को पात्रता एग्जाम पास करना है ना पहली बार में, वो विद्यार्थी क्लास से रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। क्लास का टाइम नोट कर लो। सुबह को आपको 7 बजे क्लास मिल रही है, शाम को 7:30 में क्लास मिल रही है। 2 क्लास नियमित आ रही है, दोनों आपको ज्वाइन करनी है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि नौलक्खा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है। बताएगा नौलक्खा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी? यानी कि आपके डूंगरपुर जिले में नौलक्खा बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? यही आपको बता देना। और यहाँ पे कमेंट करिए कि प्रेमल देवी ने 1586 में बनवाई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे ना सही कमेंट करियो। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी या आपकी काली सिंध नदी। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि राजस्थान की एकमात्र नदी जब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है तो वो रहेगी आपकी माही नदी। कौन सी नदी रहेगी? माही नदी रहेगी। माही नदी के बारे में बात करेंगे तो ये जो नदी है ना ये आपके कर्क रेखा को कितने बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है ना। इसे साथ में आपको याद करना कि माही नदी हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है। कैसा बनाती है? माही नदी हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है, जिसे आदिवासियों के गंगा भी कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है। आदिवासियों के कुंभ के नाम से विख्यात स्थान कौन सा? पुष्कर है, कोलायत जी, बनेश्वर है या आपका रामदेवरा। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने आया। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे बनेश्वर को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? बनेश्वर को लॉक दिया जाए गुरु जी। जो विद्यार्थी बनेश्वर बता रहे सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपका सही आंसर आया। चलो अगला ऑप्शन है आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी रहेगी लूणी नदी, घग्गर नदी, कांतली नदी या आपकी कांकनी नदी। जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी मैं इस तरह क्लास जब भी लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सभी के कि गुरु जी घग्गर नदी को लॉक कर दो। इसी घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा की सभ्यता। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है तो आपके घग्गर नदी के किनारे है। चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर है? यानी कि किस झील के किनारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है? कहाँ पर है? बातो सांबर झील है, पंचभद्रा झील है, डीडवाना झील है या आपके लोणकरण सेल। दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आज की क्लास में, मैं जो आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको हुबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो आज क्वेश्चन सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ एक एक प्रश्न को मैं निचोड़ करके लेके आया हूँ। और याद रहे ये प्रश्न आपने पूरे देख ले और यहाँ पर अगर आप 25 का भी आंसर दे रहे हो ना, मान लो पात्रता एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा डीडवाना। क्या रहेगा? डीडवाना जो बता रहे ना, डीडवाना बता रहे सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे सी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है सांबर झील से प्राप्त होता? यानी कि हमारा भारत है, क्या देखिएगा हमारा भारत है, इसमें कितना नमक उत्पादन होता है? 100% नमक। इसमें से हमारे राजस्थान में क्या है? हमारे राजस्थान में एक सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है। यह सांबर झील कितना नमक का उत्पादन करती है? तो हमारे एकमात्र सांबर झील से 8.7% नमक का उत्पादन होता है। कितना होता है? 8.7% नमक का उत्पादन होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करे ना उन सभी का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं भूमि मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं भूमि मिलती है जिसे क्या कहते हैं? नाली के नाम से, तल्ले, रन या टाट या बालू का स्तूप कहते हैं। गुरु जी उसे रन या टाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी बता रहे ना, जिन सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बताएगा राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर है, नवंबर है, फरवरी या आपके मार्च में? काफी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में देखो पुष्कर मेला सबसे पहले याद होना चाहिए कहाँ पे लगता, तो आपके पुष्कर में लगता। अब लगता कब यही आपको बताना है। बिल्कुल शानदार कि गुरु जी नवंबर के महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे ना उन सभी का सही है।
अगला ऑप्शन देख लो। और दोस्तों मैं रोजाना आपको ऐसी कैसी क्लास से हूँ, ऐसे क्लास में आपको रोजाना करवाता हूँ, कंटिन्यू करवाता हूँ। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे अगली क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर लोगे। चलो अगला ऑप्शन है कि चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है। चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है? झालावाड़ है, बांसवाड़ा, जैसलमेर है या आपका डूंगरपुर है। चंद्रभागा मेले की बात की जाए तो आपका झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ पे लगता है? झालरापाटन है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है भाई, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। हिंदू मुस्लिम है सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा रहेगा? कि गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेवरा का मेला या मल्लेनाथ जी का मेला। क्यों जी, हिंदू और मुस्लिम का जो प्रतीक है ये आपका रामदेव जी का मेला रहता है। कौन सा रहेगा? रामदेव जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और यहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं। कि रामदेव जी का मेला लगता है ना, कहाँ पे लगता है? रूनीचा में लगता है। कहाँ पे लगता है? रूनीचा जैसलमेर में जो मेला लगता है ना, यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है शीतला माता का मेला बढ़ता है। जल्दी से बताएंगे कि शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? दौसा, जयपुर है, भरतपुर है या आपके अलवर में। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लो। बताओ कि शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो गुरु जी जयपुर में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? जयपुर में बढ़ता है। और जयपुर में भी कहाँ पे? चाकसू जयपुर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता है, तो आपके चाकसू जयपुर में आपका शीतला माता का मेला लगता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे ना। हाँ, बी बताने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सभी विद्यार्थी को आंसर देना। बलिया एक प्रकार का आभूषण होता है जो आपके कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर है, कान पर है, नाक पर है या आपके हाथ पर है। बलिया एक प्रकार का आभूषण होता जो कि महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता और ये आपके कान में धारण किया जाता। बलिया एक प्रकार का आभूषण है और महिलाओं के कहाँ का आभूषण है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने कि बेल जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताएगा बेल जनजाति में कछाबू कौन पहनते हैं? पुरुष है, महिलाएं, नवयुवक लड़का या आपके बालक। बात की जा रही है यहाँ पर बेल जनजाति, और बेल जनजाति में गुरुजी कछाबू की बात की जाए तो महिलाएं धारण करती है। क्या करती है? महिलाएं बेल जनजाति में कछाबू धारण करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? बताएगा लहरिया या ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ है, फाल्गुन है, श्रावण है या आपके कार्तिक में। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल श्रावण में। हाँ, जो विद्यार्थी श्रावण कमेंट करे ना, श्रावण कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने सी को लॉक दिया। याद है दोस्तों, रोजाना आपसे विद्यार्थियों को ऐसी क्लासें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को आपको अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हमारा 27 फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है और 27 फरवरी तक मैं आपके लिए नियमित क्लासें लगूंगा। और जैसे हमारा रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यानी कि पात्रता हमारा एग्जाम हो जाएगा, यानी क्लियर का मतलब है हमारा पात्रता एग्जाम हो जाएगा 27 और 28 को, तो फिर हम 29 तारीख, यानी कि हमारे 29 तो तारीख रहेगी नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है ना, इसके बाद अपन क्या करें? 27 तारीख को खत्म होती है। अब 1 मार्च, क्या दोस्तों 1 मार्च से हम क्लासेस शुरू करेंगे। 1 मार्च से किसके शुरू कर देंगे? चतुर्थ श्रेणी। किसके शुरू करेंगे? चतुर्थ श्रेणी की करेंगे। साथ में BSTC क्लास शुरू करेंगे, साथ में PTT क्लास भी अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ पटवारी, अगर ये 4 वैकेंसी में से आप किसी आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तो याद रहे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हमारी 1 मार्च से आपका नया बैच शुरू हो जाएगा, चतुर्थ श्रेणी, BSTC, PTT और पटवारी, चारों वैकेंसियों का आपका नया बैच शुरू हो जाएगा 1 मार्च से, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा श्रावण, आप सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने सी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? अभी मैंने बताया था कि भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। क्या हो जाता है? तलाक। और तलाक का मतलब होता है कि पति पत्नी का अलग होना, यानी कि भेल जनजाति में जो पति पत्नी अलग होते हैं ना, उसका मतलब होता है छेड़ा फाड़ दिया। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या हो जाता है? उनमें तलाक हो गया भाई। क्या हो गया? उसमें तलाक हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी से रहेगा। जो भी बता रहे सभी का सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? देखो मृत्यु भोज की बात की जा रही है, और राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भेल जनजाति, ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति या आपका सहरिया जनजाति। बात की जाए हाथीमना नृत्य की, और हाथीमना जो नृत्य है ना, ये आपके भेल जनजाति में प्रचलित है, और यह विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता। कब किया जाता? विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था टॉप 35 प्रश्नों में चर्चा करने वाले अपन,
35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से नहीं जाना आपको, ताकि सब्सक्राइब कर लोगे ना तो जैसे मैं आपके सामने सुबह को क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके आसपास आ जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है, धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका एक सपना है गुरुजी मुझे पहली बार में रीट पात्रता एग्जाम क्लियर करके मेंस एग्जाम बैठना चाहता हूँ, अगर आपको पहले बार में पात्रता एग्जाम निकालना है ना तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? एक 5000 प्रश्नों की आपके लिए मैंने ई बुक तैयार कर दी। अगर आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 अपनी ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका पहले बार में पात्रता एग्जाम निकल जाएगा। मैंने आपके लिए जो ई बुक तैयार किया ना इसे आप परीक्षा से पहले एक बार जरूर से पढ़ना, मेरी गारंटी है सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है ना। अब बात की जाए ये ई बुक का काम लेगी तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज लगेगा। और मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना है, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 अपने ई बुक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर आप इस ई बुक को पढ़ के एग्जाम देने चले गए ना सिलेक्शन की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ अब आगे बढ़ते कि धारी संस्कार राजस्थान किस जनजाति में प्रचलित है, तो यहाँ पे सभी का कमेंट आना चाहिए। देखो कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बता रहे सहरिया, और सहरिया जनजाति सर्वाधिक रूप से आपके 12 जिले में देखने को मिलती, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। जंतर है, रसवाज है, चौतारा या आपका सतारा। कह जी एक प्रकार की सतारा वाद्य यंत्र ना, यह सतारा आपके तारों से नहीं बजाया जाता। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा। अगर आप भी डी बता रहे हो तो आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है। भानुजी, मियां रंगीला, सरदार थे या आलिया फलू। काफी अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल भानुजी बता रहे कि गुरु जी हम तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। दोस्तों क्लास को भी स्किप नहीं करना है, अभी आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है ना। तो आप क्लास को स्किप नहीं करना। चलो प्रश्न है, निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य कौन सा है। निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य की बात की जाए कौन सा है, जल्दी से आप विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, गुजरों से संबंधित आपका चरी नृत्य रहेगा। कौन सा रहेगा, चरी नृत्य आपके गुजरों से संबंधित रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, और ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार है चिलम के समान है। ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है, कौन सा है। सिंगी है, कामाइचा है, सहनाई है या धांसा है, बता दो। उस सब के लिए आज का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर आपको 36 लगाना है, फिर इसका कमेंट करना है मुझे। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहने वाला है। और अब आप सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि और याद रहे सुबह को सभी विद्यार्थी क्लास में आने के लिए यस में कमेंट कर देंगे कि गुरु जी हम सुबह को 7 बजे क्लास में आने के लिए तैयार हैं। तो यस में अपना कमेंट कर दो कि गुरु जी हम सुबह वाली क्लास के लिए तैयार है, ठीक है ना। एक बार याद रहे सुबह को 7 बजे क्लास आपके लिए आएगी, मैराथन क्लास रहेगी भाई। सुबह आपके लिए मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी सुबह मैराथन क्लास में आएंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।